नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और हमारा जो है अभी चल रहा है पेपर 2 MPPSC मेंस के अंतर्गत हम जो है पेपर 2 पढ़ रहे हैं। पेपर 2 के अंतर्गत हमारा चल रहा है पार्ट ए। और पार्ट ए के अंतर्गत हमारी पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, ये तीनों यूनिट हमारी कंप्लीट की जा चुकी है। और अभी चल रही है हमारी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा भारतीय राजनीतिक विचारक। और उसके अंतर्गत हम ऑलरेडी बहुत सारे जो भारतीय जो राजनीतिक विचारक उनके बारे में हम देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद दो और बचे हैं, जैसे कि बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है। दूसरी बात करें तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम इनके बाद पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखने वाले हैं हम जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। तो जैसे कि यहाँ आपको पता है, इनको इनको जो है पूरा नाम इनका था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अन्य नाम की अगर बात करें तो इनको चाचा नेहरू या पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। जन्म की अगर बात करें तो इलाहाबाद में इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलता है। मृत्यु की अगर बात करें तो 27 मई 1964, यानी कि अपना जो प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल है उसके बाद जो है इनकी मृत्यु हमको देखने को मिलती है दिल्ली में। इनके जो पिताजी, इनका नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू। और इनकी जो एक प्रकार से माता जी है, उनका नाम था स्वरूप रानी। और पत्नी इनकी जो है कमला नेहरू। और इसके अलावा देखें तो इंदिरा गांधी, ठीक है, जो एक प्रकार से देश की प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री हम देख सकते हैं इंदिरा गांधी। स्मारक की अगर बात करें तो यहाँ शांति वन दिल्ली के अंतर्गत इनका स्मारक देखने को मिलता है। पार्टी इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। और उसी के तहत ये जो है 2 बार प्रधानमंत्री पद पर बने हुए थे। देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के और कार्यकाल की अगर बात करें तो देखिए 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल हमको देखने को मिलता है। ठीक है, 27 मई मतलब आप देख सकते, देखिए मृत्यु इनकी 27 मई को ही हुई थी। इसके अलावा जेल की यात्रा इनको देखने को मिलती है। देखिए 9 बार जेल की यात्रा इनकी देखने को मिलती है। और यहाँ देख सकते हैं हम पुरस्कार, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा नेहरू जी जो थे, उनका जन्म दिवस की अगर बात करें तो 14 नवंबर को पूरे देश यानी पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो बेसिक इंट्रो हो गया, बेसिक जानकारी होगी इनके संबंध में। अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ें। तो राजनीति में जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके संबंध में हम बहुत सारी चीज़ यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, वैसे जैसे कि बात की गई है मेन टॉपिक में भारतीय राजनीतिक विचारक, तो उन्हीं के संबंध में हम सारी चीज़ यहाँ पे जानेंगे। स्पेशली कुछ टॉपिक और हम बाद में जो है इसके बाद और जानेंगे विस्तार से। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम भारतीय जो राजनीति है, राजनीति में जवाहरलाल नेहरू का जो है योगदान या उनके विचार वो क्या रहते हैं। तो देखिए, भारत लौटने के बाद की अगर बात करें हम, तो जो नेहरू जी है उन्होंने पहले वकील के रूप में स्थापित यानी वकील के रूप में अपना कार्य करने का प्रयास किया। लेकिन अपने पिता के जो विपरीत है, उनकी एक प्रकार से इस पेशे या इस व्यवसाय में या फिर हम बोल सकते हैं इस प्रोफेशन में कोई खास रुचि नहीं थी। और उन्हें वकालत और वकीलों का साथ देने दोनों ही एक प्रकार से नापसंद थे। मतलब एक प्रकार से जो पिताजी करते थे वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं था, यानी कि वकील और वकालत दोनों ही इनको एक प्रकार से पसंद नहीं थी। उस समय वह एक प्रकार से अगर देखें तो अपनी पीढ़ी के कई अन्य लोगों की भांति या अन्य लोगों की तरह अंदर से एक प्रकार से एक ऐसे राष्ट्रवादी थे जो कि अपने देश की आज़ादी के लिए एक प्रकार से काफ़ी बेसब्री से उनको इंतजार था। लेकिन अपने अधिकांश समकालीन की तरह, मतलब जो अपने समकालीन यानी कि अपने साथ में जो भी थे उन्हीं की तरह उसे हासिल करने की ठोस योजनाएं ना बना पाए वो। ठीक, इस प्रकार हमको देखने को मिलता है। अब बात करें यहाँ पर, देखिए गांधी जी से उनकी मुलाकात होती है। तो यहाँ देख सकते, देखिए आपको एक अधिवेशन देखने को मिलता है 1916 में, लखनऊ अधिवेशन। तो लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम महात्मा गांधी के संपर्क में आए। और गांधी जी एक प्रकार से अगर देखें तो गांधी जी उनसे 20 साल बड़े थे, लगभग 20 साल बड़े थे गांधी जी। दोनों में से किसी ने भी आरंभ में एक दूसरे को बहुत प्रभावित नहीं किया। अब हालांकि अब बाद में देखें तो 1929 को लाहौर अधिवेशन जो हुआ, उसके अध्यक्ष चुने जाने तक जो नेहरू जी है भारतीय राजनीति में अग्रणी भूमिका नहीं एक प्रकार से बना पाए थे। और इस अधिवेशन में भारत के जो है राजनीतिक लक्ष्य के रूप में संपूर्ण स्वरूप की जो घोषणा है वो की गई थी। और उसके पहले मुख्य जो लक्ष्य है औपनिवेशिक स्थिति की मांग यहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो आपको पता होगा 1929 में प्रथम बार स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। चलिए आगे देखते हैं हम गांधी जी के अनुयायी के रूप में उनका जीवन क्या था। तो सबसे पहले अगर देखें तो उनकी आत्मकथा यानी कि नेहरू की आत्मकथा, उससे जो है भारतीय राजनीति में उनकी एक प्रकार से गहरी रुचि का पता चलता है। भारतीय राजनीति में उनकी गहरी रुचि थी। इससे इस प्रकार की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, नेहरू जी की आत्मकथा से। गांधी जी ने उन्हें राजनीति में अपना अनुयायी बना लिया। ठीक है, गांधी जी द्वारा कर्म पर जो है बल दिए जाने के जो गुण हैं उससे वो है दोनों प्रभावित हुए। इसके अलावा महात्मा गांधी जी का जो तर्क था कि गलती की सिर्फ निंदा ही नहीं बल्कि प्रतिरोध भी किया जाना चाहिए, यानी कि
एक प्रकार से हम गलती के लिए एक विरोध भी करें और उसके लिए गलत भी बोले या निंदा भी करें, ऐसा दोनों ही गुण हमारे पास में होना चाहिए, ऐसा मतलब गांधी जी के द्वारा तर्क दिया गया था। इसके अलावा मतलब इससे पहले जो है नेहरू और उनके पिता समकालीन जो भारतीय राजनीतिक थे उनका तिरस्कार करते थे और जिनका राष्ट्रवाद कुछ अपवादों को छोड़कर लंबे भाषणों और प्रस्तावों तक सीमित था। इसके अलावा गांधी जी द्वारा ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ बिना भय या घृणा के लड़ने पर जोर देने से भी जो जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रभावित हुए थे। इसके अलावा उनकी जेल की यात्राएं हम देख लेते हैं। जेल मतलब कब कब जो है उनको जेल की यात्रा यहाँ पे जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा। तो कांग्रेस पार्टी के साथ नेहरू का जो जुड़ाव था हम देखें तो 1919 यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद देखने को ये आरंभ होता है। ठीक है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? ठीक है, ये आपको आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। इस काल में जो है जो राष्ट्रवादी गतिविधियां है उनकी लहर जोरों पर थी और 1919 को जो अमृतसर का नरसंहार हुआ था, ठीक है, उसके रूप में सरकारी दमन खुलकर सामने आया। स्थानीय जो ब्रिटिश सेना कमांडर थे उन्होंने अपनी टुकड़ियों को एक प्रकार से निहत्थे जो भारतीय थे, इन्हें बिना हथियार के जो भारतीय थे उनकी एक सभा पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया गया। ठीक है, जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है इसे, जिसमें बहुत सारे लोगों की यहाँ मृत्यु हुई थी, यानी कि लगभग 400 के आसपास लोग मारे गए थे। हालांकि अगर डाटा ओरिजिनल की बात करें तो ये बहुत अधिक थे, परंतु सरकारी डाटा के अनुसार देखें तो लगभग 400 लोग हमको वहाँ देखने को मिले थे और लगभग 1200 के आसपास यहाँ घायल होते हुए हमको नजर आए थे। इसके अलावा नेहरू जी के ही शब्दों में, ये तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, नेहरू जी के ही शब्दों में हमको देखने को मिलता है, वो कहते हैं कि भारत की जो सेवा का अर्थ है करोड़ों पीड़ितों की सेवा है और इसका अर्थ दरिद्रता, अज्ञान और अवसर की जो विषमता है उसका अंत करना। हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े आदमी की यह आकांक्षा रही है कि प्रत्येक आंख के जो प्रत्येक आंसू है उसको पोंछ दिया जाए और ऐसा करना हमारी शक्ति से बाहर हो सकता है, लेकिन जब तक आंसू है और पीड़ा है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा इनका द्वारा कहा गया था। इसके अलावा हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो 1921 का समय था, 1921 में हमको जो है 1921 के जो बाद में अगर देखें अंतिम समय में, तो जब कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं और जो कार्यकर्ता थे उनको कुछ प्रांतों में गैर कानूनी एक प्रकार से घोषित कर दिया गया था, तब पहली बार नेहरू जी क्या होते जेल गए थे। तो यहाँ पहली बार जो 1921 में वो जेल गए। ठीक है, अगले 24 वर्ष में उन्हें 8 बार यहाँ पे अगर देखें तो मतलब यहाँ से 21 से लेकर आगे 24 वर्षों तक 8 बार यहाँ बंदी बनाया गया है, जिनमें से अंतिम और सबसे लंबा जो एक प्रकार से बंदी काल था वो हमको देखने को मिलता है 1945 में। ठीक है, 1945 में देखने को मिलता है 3 वर्ष का। ठीक है, जो कि मतलब 1945 में समाप्त होता है, उसके पहले ये जो है बंदी थे 3 वर्ष तक। नेहरू जी ने कुल मिलाकर 9 वर्ष से ज़्यादा समय जो है जेलों में बिताया, यानी कि जेल में जो है बिताया 9 वर्ष से ज़्यादा का समय, और अपने स्वभाव के अनुरूप ही उन्होंने अपनी जेल यात्राओं को असामान्य राजनीतिक गतिविधि वाले जो जीवन है उसके अंतरालों के रूप में भी वर्णन किया है। इसके अलावा पूर्ण स्वराज की मांग आपको पता होगा, देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पूर्ण स्वराज की मांग से रिलेटेड भी यहाँ देखने को मिलता है। पहली चीज़ तो देखने को मिलती है 1926 से लेकर 1928 तक। तो 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। ठीक है, यहाँ पे जो कांग्रेस थी उसके महासचिव के रूप में सेवा की। साथ में 1928 और 29 में अगर देखें तो कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। मोतीलाल नेहरू मतलब इनके पिताजी। और दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित होता है, ये हमने देखे पहले भी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा इसी सत्र की अगर बात करें, जो अधिवेशन हुआ था उसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें हम देखें तो हमको पूर्ण स्वराज की मांग देखने को मिलती है। कब? 1929 में। ये आपको पता चल गया। दूसरी चीज़, पहला जो चुनाव प्रचार है उसमें भी इनकी काफ़ी अहम भूमिका देखने को मिलती है। जैसे ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे नेहरू जी, तो देश के पहले प्रधानमंत्री थे ये जवाहरलाल नेहरू। इनका पहला चुनाव प्रचार काफ़ी यादगार सिद्ध होता है। एक कमेंटेटर जो था उसके अनुसार अगर देखें तो कांग्रेस का जो चुनाव था प्रचार केवल नेहरू पर केंद्रित था, यानी कि जो चुनाव प्रचार था उसका केंद्र बिंदु कौन थे? नेहरू थे। चुनाव में नेहरू ने तीनों मतलब सभी प्रकार के साधनों का उपयोग किया। सभी प्रकार के साधन से मतलब पहली चीज़ तो हो गई सड़क, दूसरी चीज़ हो गई रेल, उसके बाद हो गई हवाई, और जो पानी है जल। तो ये जो है सभी साधनों का यहाँ पे उन्होंने सहारा लिया। उन्होंने 25,000 मील की दूरी तय की, 18,000 मील हवाई जहाज़ से। इसके अलावा 5200 मील जो है कार से, 1600 मील ट्रेन से और 90 मील नाव से। ये चारों साधनों का प्रयोग यहाँ पे किया चुनाव प्रचार के लिए। चुनाव आयोग के लिए एक प्रकार से राहत की बात तो यही थी कि निरक्षरता के बावजूद, मतलब भारत बहुत ही एक प्रकार से अशिक्षित था, मतलब ज़्यादा लोग शिक्षित नहीं थे, उसके बाद भी पूरे भारत में लगभग 60% वोटिंग यहाँ पे देखने को मिलती है इनके चुनाव प्रचार के कारण। इसके नेहरू जी के चुनाव प्रचार कारण।
जबकि पहले जो लोकसभा चुनाव थे उसमें कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 364 सीटें यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित अगर बात करें, ठीक है, 1956 में हमको देखने को मिलता है राज्य पुनर्गठन आयोग। तो पहले अगर बात करें तो नेहरू जी के समय में एक और ये अहम फैसला देखने को मिलता है, जिसमें अगर देखें तो भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन। तो यहाँ देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि 1956 में एक कानून हम देखने को मिलता है, 1956 में ये आता है। आज़ादी के बाद भारत में राज्यों की सीमा है उसमें एक प्रकार से सीमाओं में हुआ ये एक प्रकार से बहुत बड़ा बदलाव माना जाता है। साथ में हम देखें तो इसी समय हमको 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं, ठीक है, इनकी स्थापना देखने को मिलती है। इसी कानून के तहत केरल और बॉम्बे को भी राज्य का दर्जा दिया जाता है और संविधान में एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा जाता है जिसके तहत भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी यहाँ पर दिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं इनकी। देखिए इनके द्वारा कुछ पुस्तकें देखने को मिलती है, जैसे 1929 की बात करें तो पिता का पत्र पुत्री के नाम इनकी पुस्तक है। विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, 2 खंडों में विभाजित है। 1933 की बात करें यहाँ पे तो ठीक है, मेरी कहानी एंड ऑटोबायोग्राफी 1936 में देखने को मिलती है इनकी आत्मकथा। भारत की खोज, ठीक है, हिंदुस्तान की कहानी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1945 में देखने को मिलती है। राजनीति से दूर, इतिहास के महापुरुष, राष्ट्रपिता जवाहरलाल नेहरू, बाडम, ये 11 खंडों में देखने को मिलती है। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। चलिए अब इनके बारे में जो हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, यानी कि राजनीतिक इनकी विचारधारा क्या थी, ठीक है, नेहरू जी की राजनीतिक विचारधारा क्या थी, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ हमको देखने को मिलता है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके राजनीतिक विचार की एक प्रकार से ये मुख्य विशेषता यह थी कि वह एक प्रकार से निरंतर चलते रहती, यानी वो कभी रुकी नहीं, निरंतर चलायमान थी या निरंतर प्रभावमान थी। विश्व में ऐसी अपरिवर्तनीय विचारधारा जो विचारधारात्मक प्रणाली या अवधारणाएं नहीं है जो नए वस्तुगत और आत्मगत एक प्रकार से कारकों से किसी न किसी रूप में प्रभावित ना हुई हो। परंतु अगर बात करें हम तो निसंदेह ऐसी भी प्रणालियाँ और लोग हैं जो पुरातन से चिपके रहते हैं और अपनी ही मतलब पुरानी जो प्रणालियाँ उनसे एक प्रकार से जुड़े रहते हैं और अपनी ही पूर्णता में विश्वास करते हैं और किसी भी नवीनता को सार रहित मानकर अपने प्रादुर्भाव को रोकने या उसके महत्व को एक प्रकार से कम करने की कोशिश करते हैं। जैसा हम देखें तो ये सारी चीज़ जो है नेहरू जी में देखने को नहीं मिलती, परंतु नेहरू जी जो थे इनसे एकदम विलोम थे, जो कि चाहते थे ब्रह्मांड की, समाज की, मनुष्य विचारों और जो एक प्रकार से विचारों का अविराम विकास ये चाहते थे। इन सभी का ब्रह्मांड, समाज, मनुष्य विचारों का अविराम मतलब बिना रुके इनका विकास होना चाहिए, ऐसी इनकी आस्था थी नेहरू जी की। और अपने विचारों को समृद्ध और परिवर्तित करने की अनिच्छा में उन्हें कोई सद्गुण नहीं दिखाई देता था। वह तो उनके लिए संकीर्ण मनोवृत्ति ना कि सत्यता का चिन्ह था और जीवन पर्यंत मतलब अपने पूरे जीवन काल में जो है उन्होंने जो कुछ भी एक प्रकार से नया हो उसे स्वीकार करने, अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों से पीछा न पड़ने की क्षमता को बनाए रखने की चेष्टा की, ठीक है। इस अर्थ में अगर देखें यानी कि अर्थात हम देख सकते हैं कि नेहरू जो थे एक चेतनशील द्वंद्ववादी थे, उनके अपने विचारों का एक प्रकार से अनवरत विकास हो रहा था, मतलब निरंतर यहाँ विकास देखने को मिलता है उनके विचारों का, और वह उनके लिए एक प्रकार से स्वयं सिद्ध बात थी, एक ऐसा मनपसंद ख्याल था जिसकी चर्चा वह अक्सर किया करते थे। इसके अलावा हम बात करें इतिहास की झलक के जो प्रथम संस्करण है जिसके अंतर्गत जो प्राकथन है यानी कि एक प्रकार से भूमिका है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने उन विचारों को बनाए रखा है, लेकिन जिन दिनों में पत्र लिख रहा था उन्हीं दिनों ही इतिहास पर मेरा दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलता गया, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। अगर आज मुझे मतलब उनके द्वारा बोला गया है कि अगर आज मुझे उन्हें फिर से लिखना पड़े तो मैं उन्हें और अलग ढंग से लिखूंगा या फिर उनमें और अधिक अपग्रेड करके या उनमें और कुछ जोड़कर लिखूंगा, ये उनके द्वारा बोला गया है, ठीक है। हिंदुस्तान की कहानी और जो मेरी कहानी है जो संस्करण है उनके द्वारा जो उनकी भूमिका में नेहरू ने जोर दिया कि दोनों पुस्तकें अपने लेखक की जो है उस समय की मनोदशा और विचारों को परिवर्तित करती है, ठीक है। मतलब जब उनका द्वारा कहा गया है कि जब वे लिखी गई थी और तब मतलब लिखी गई थी और जो कि तब से दुनिया में एक प्रकार से अनेक प्रकार की घटनाएं और परिवर्तन घटे हैं, तो उनका मानना था कि अगर फिर से उनके द्वारा पुस्तक लिखाया जाए तो वो उसी सेम टू सेम प्रकार से नहीं लिखेंगे और वो ज़्यादा अपग्रेड करके लिखेंगे, यानी कि कुछ उसमें परिवर्तन भी वो सोचते थे, ठीक है। इसके अलावा हम अगर बात करें, देखिए उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है उनके विकास क्रम की बात करें तो 3 खंड में हमको देखने को मिलता है। 3 खंड कौन कौन से? पहली अवस्था में अगर देखें तो राष्ट्रवाद जो है राष्ट्रवाद के रूप में हमको देखने को मिलता है, जो कि हमको देखने को मिलता है 1927 तक वो चलता है, ठीक है। ये जो पहली अवस्था होती है वो 1927 तक चलती है। इस अवस्था में नेहरू जी जो है जैसा कि उन्होंने खुद लिखा है कि वो क्या थे, एक शुद्ध राष्ट्रीयतावादी थे
और आत्मगत रूप से अगर देखें तो वह समाजवादी विचारों के प्रति प्रवणशील थे, जिन्हें एक प्रकार से अगर देखें तो वह बिल्कुल ही मोटे तौर पर लेते थे और वह उनकी एक प्रकार से आंग्ल व्याख्या से परिचित थे। और यहाँ तक कि अगर बात करें तो उन्हें एक प्रकार से कम्युनिज्म में एक प्रकार से रुचि हुआ करती थी या दिलचस्पी उन्होंने दिखाई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो राष्ट्रीयतावादी जो उद्देश्य है उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के जो कार्यक्रम है और जो विचारधारा वो उसमें एक प्रकार से मग्न थे या फिर उसमें डूबे हुए थे। उस काल के जो नेहरू के सामाजिक दर्शन है उसमें कोई खास मौलिक चीज़ नहीं थी। इस काल के अंत तक वह राष्ट्रीय आंदोलन की एक बड़ी हस्ती बन गए थे। ठीक है, हालांकि हम देख सकते हैं उस पर उनके जो व्यक्तित्व है उसकी छाप अभी नहीं पड़ी थी और यह व्यक्तित्व अभी बना ही नहीं था। जैसे कि अगर बात करें तो उनका जो है ध्येय यानी कि जो अपना उद्देश्य है या अपना लक्ष्य है उसके प्रति काफ़ी समर्पण रहता था या समर्पित रहते थे। कार्य की अद्भुत क्षमता थी उनमें, विभिन्न राजनीतिक ग्रुपों से संपर्क बनाने और उनका विश्वास जीतने की क्षमता, साथ में अगर देखें तो ये सारी सुविधाओं से वो एक प्रकार से या सारी जो गुणों हैं उनसे परिपूर्ण थे। लेकिन उनकी अपनी राजनीतिक लाइन, अपना विचारात्मक जो मंच नहीं था एक प्रकार से अगर देखें। साथ में हमने देखें 1920 के दशक में गांधी जी थे, ठीक है, स्वराजवादी और परिवर्तन विरोधी थे और उनके बीच कहीं नेहरू भी थे, ठीक है, जो उनमें से एक प्रकार से देखें तो प्रत्येक कुछ बातों पर सहमत और कुछ बातों पर असहमत थे। ठीक है, तो लेकिन जिन्होंने अभी अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण नहीं बनाया था, नेहरू जी की बात करें तो इसके अलावा 1919 से 1922 तक की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत अहिंसात्मक आंदोलन की पराजय के बाद नेहरू का मन एक प्रकार से निराशा और असंतोष से भर गया था, जिन्होंने एक प्रकार से उन्हें नए आदर्श, संघर्ष और नए तरीकों और साधनों तथा एक नए विश्व दृष्टिकोण की खोज के लिए प्रेरित किया। साथ में हम देखें तो 1927 में जब साइमन कमीशन आया था तो उसी समय हम देख सकते हैं उस वर्ष एक मोड़ बिंदु था, क्योंकि उसने नेहरू के राजनीतिक विचारों के विकास में एक नया अध्याय आरंभ किया था। नेहरू के विचारों में यह संदर्भ नई अवस्था, भारत को स्वतंत्रता मिल जानी, एक प्रकार से मिल जाने तक जारी रही। जो एक प्रकार से उनके अंतर्गत जो मोड़ बिंदु आया है वो स्वतंत्रता प्राप्ति तक यहाँ पे जारी रहा। लेकिन यही सिलसिला क्या हुआ, हमें यह ध्यान रखना चाहिए इस सिलसिले में कि 1930 की बात करें तो 1930 के दशक के मध्य तक नेहरू जी की समाजवादी प्रवृत्तियों में चढ़ाव होता रहा और फिर उतार भी आया, जिसके फलस्वरूप हम देखें तो अगली अवस्था में उनके राजनीतिक मंच में बड़ा परिवर्तन आया। मुख्य रूप से अगर देखें तो दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में नेहरू जी के विचार है उसका संक्रमण देखने को मिलता है। यानी कि बात करें हम 1930 से 1940 की तो यहाँ हमको जो है दूसरे और तीसरे जो है काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। चौथे दशक के आरंभ में वैज्ञानिक समाजवाद से जो है नेहरू जी का लगाव अपने एक प्रकार से टॉप लेवल पर यानी चरमोत्कर्ष या शीर्ष पर पहुंच गया। जबकि पाँचवें दशक की अगर बात करें तो इसके मध्य में समाजवादी विचारों के प्रचार का उनके भाषणों में मुख्य स्थान नहीं रह गया और इसकी जो वजह थी, मतलब इसका जो कारण था, न केवल नेहरू जी का बदलता विश्व दृष्टिकोण था बल्कि राजनीतिक उपयोगिता की या राजनीतिक जो उपयुक्तता थी उनकी एक प्रकार से समझ भी थी। साथ में हम देखें तो त्रिपुरी जो संकट है 1939 में हमको देखने को मिलता है, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन या त्रिपुरी संकट हम जिसे बोलते हैं। तो कांग्रेस में गांधीवादी और दक्षिणवादी ताकतें वामपंथी ताकतों के सुदृढ़ हो जाने को एक प्रकार से सहने का कोई इरादा नहीं रखती थी। तो ये हमको देखने को मिलता पहली अवस्था। अब बात करें हम जो है दूसरी अवस्था विचारधारक विकास क्रम की, तो दूसरी अवस्था में हमको वैज्ञानिक समाजवाद देखने को मिलता है नेहरू जी का, ठीक है। तो नेहरू जी के वैचारिक विकास की जो दूसरी अवस्था थी उसकी मुख्य विशिष्टता क्या थी? उसकी मुख्य विशिष्टता थी कि जो वैज्ञानिक समाजवाद है उसका बढ़ता प्रभाव और उसके एक प्रकार से अगर देखें तो उसके संघर्ष में या संगनत जो जुड़ा राष्ट्रीय मांग है उसकी एक प्रकार से आमूल परिवर्तनवादी स्वरूप हमको देखने को मिलता है। नेहरू जी ने देश की पूर्ण स्वतंत्रता की हिमायत भी की। हिमायत का मतलब होता है वकालत करना, ठीक है। और औपनिवेशिक जो स्वराज्य था उससे ही संतुष्ट हो जाने के कारण कांग्रेस के भीतर जो दक्षिणपंथी थे, दक्षिणपंथी के साथ साथ में हम देखें तो मध्यवर्गीय जो ग्रुप थे उनकी तत्परता से इनके द्वारा आलोचना की। इसके अलावा अगर देखें तो भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था उसमें भी नेहरू जी का काफ़ी महान योगदान देखने को मिलता है। तीसरा जो चरण है हमको देखने को मिलता है विचारधाराओं के विकास क्रम के अंतर्गत, तो तीसरा चरण हमको या तीसरी अवस्था हमको देखने को मिलती है राष्ट्रीय सुधारवाद की। तो राष्ट्रीय सुधारवाद के अंतर्गत हम देख लेते हैं जो नेहरू जी थे उनके राजनीतिक विचारों के विकास की तीसरी और अंतिम अवस्था इसको बोला जाता है, जो कि 1946 से यहाँ शुरू होती है, जब वह भारत की अंतरिम सरकार के प्रधान बने थे। सत्ता में होने की इस अवधि में नेहरू का एक प्रकार से क्रांतिकारी जोश काफ़ी गिरा, एक प्रकार से उनमें जो है सतर्कता और कुछ रूढ़िवादिता तक बढ़ी। इनके द्वारा बोला गया था कि मैं नहीं जानता कि अब मैं उन दिनों यानी कि 1930 के दशक की बात की जा रही है, उन दिनों से बहुत भिन्न हूँ। मतलब देखिए
जब व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी आती है या जिम्मेदारी नहीं रहती तब वो काफ़ी उत्साही रहता है, काफ़ी मतलब फटाफट निर्णय लेता है, ठीक है। परंतु जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है तो समझ लीजिए उसके ऊपर एक प्रकार से काफ़ी जो उत्तरदायित्व रहता है, तो उसको सोच समझ के यहाँ कदम उठाना पड़ता है, ठीक है। तो उदारवादिता एक प्रकार से आ जाती है, हम ऐसा बोल सकते हैं। इसके अलावा नेहरू जी ने, जो गांधी जी थे, गांधी जी के अनुमानों की सत्यता का प्रमाण भी किया है, प्रमाणित किया, जिन्होंने तीसरे और चौथे दशक में आशा के साथ उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया था। उनकी जिम्मेदारी की जो बोझ है, मतलब एक प्रकार से उन्होंने कहा था कि जिम्मेदारी के बोझ से वह नरम बन जाएंगे, ऐसा नेहरू जी के बारे में कहा गया था गांधी जी के द्वारा। नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व के आरंभ वर्षों में समाजवाद शब्द उनके राजनीतिक शब्दकोश से लुप्त हो गया। इसके अलावा हम देख सकते हैं 1900 जो है एक प्रकार से जो अवाड़ी कांग्रेस होता है, अवाड़ी में एक प्रकार से कांग्रेस अधिवेशन होता है, जिस समाजवादी ढंग के समाज निर्माण का उद्देश्य स्वीकार किया गया था अवाड़ी में, वह उस समाजवाद से बिल्कुल ही भिन्न था, जिसकी चर्चा नेहरू जी ने कोई 20 साल पहले की थी। साथ में हम 1955 में देखें तो 1955 के वर्ष में नेहरू जी के जो राजनीतिक विचार थे उसके विकास की अंतिम अवस्था हम इसको बोल सकते हैं, और ये 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, 2 अवधियों में, सॉरी, ये जो विचार रहते हैं वो 2 अवधियों में विभाजित हो जाते हैं। इस बात के बावजूद भी जो है समाजवादी ढंग के समाज के विचार ने भारत में और एशिया तथा जो अफ्रीका है उसके दूसरे देशों में जनमत पर बड़ा प्रभाव डाला। कांग्रेस का अवाड़ी अधिवेशन ना तो देश के जीवन ना ही जवाहरलाल नेहरू के वैचारिक विकास में कोई सैद्धांतिक बिंदु बना। इसके अलावा हम देखें तो जो नेहरू जी थे, नेहरू जी के एक प्रकार से जो विचार थे, यानी कि राजनीतिक विचारों में काफ़ी विच्छेद हो जाता है यहाँ पे, और नेहरू जी के विचारों के मध्य हम अंतर विरोध भी यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमने देखे यहाँ पे क्या इनके जो राजनीतिक विचार है उनकी विकास क्रम हमने देखे, पहली, दूसरी और तीसरी। तो पहली अवस्था में हमको राष्ट्रवाद देखने को मिलता है, दूसरी अवस्था में वैज्ञानिक समाजवाद देखने को मिलता है, तीसरी अवस्था में हमको राष्ट्रीय सुधारवाद देखने को मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं विभिन्न विचारधाराओं के प्रति नेहरू जी का दृष्टिकोण क्या था। तो देखिए यहाँ पे विभिन्न विचारधारा क्या क्या देखने को मिलेगी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। देखिए पहली चीज़ तो देखने को मिलेगी समाजवाद, दूसरी देखने को मिलेगी पूंजीवाद, तीसरी मार्क्सवाद, चौथी आपको देखने को मिलेगी अराजकता, पांचवी देखने को मिलेगी राष्ट्रवाद, और लास्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीयवाद। तो चलिए थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं सभी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, समाजवाद की, ठीक है। तो यहाँ देखिए समाजवाद की अगर मैं बात करूँ तो समाजवाद जो ब्रसेल्स है, ब्रसेल्स एक जगह है, उसमें जो उत्पीड़ित जो जातियाँ थी, ठीक है, काफ़ी प्रताड़ित या शोषित जो जातियाँ थी, उसकी कांग्रेस के बारे में एक अगर देखें तो हमको यहाँ जो है 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में एक प्रकार से लिखी रिपोर्ट में नेहरू जी ने कहा था कि वह राज्य के समाजवादी सिद्धांत के जो मूल तत्व है, या जो एक प्रकार से बेसिक चीज़ें होती है, बेसिक एलिमेंट होते हैं, मूल तत्व होते हैं, उनको स्वीकार करते हैं। और तीसरे और चौथे दशक में नेहरू ने राज्य और विधि के वर्ग स्वरूप संबंधी जो मार्क्सवाद के एक प्रकार से मुख्य विचार थे, उसको वह हमेशा सत्ता, राज्य की सत्ता को नियंत्रित करने वाले ग्रुप या फिर वर्ग के रूप में शासक वर्ग की धारणा से मार्गदर्शित होते हुए, ठीक है। और ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन में राज्यत्व के विकास की समीक्षा देते हुए उन्होंने लिखा है कि निरकुंठतावादी जो शासन थे उसके स्थान पर संसदीय अल्पतंत्र, अर्थात जो अल्पसंख्यक जमींदार है वह शासक वर्ग है, उसके द्वारा शासन कायम हुआ है, ठीक है। तो इनके द्वारा समाजवाद के संबंध में यहाँ पर कुछ चीज़ें बोली गई है। इसके अलावा 1928 में भी हमको देखने को मिलता है, इस बात पर जोर दिया उन्होंने कि सारी दुनिया में सत्ता धनी और विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग के हाथों में है, और ना ही मतलब और जो केवल रूस है, रूस ने ही प्रणाली का अंत किया है तथा श्रमिकों का राज्य यहाँ पे बन गया है। इसके अलावा हम देखें तो नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है पूंजीवाद। तो पूंजीवाद के संबंध में अगर देखें तो इनके जो विचार थे, आधुनिक पूंजीवाद के स्वरूप पर नेहरू जी के जो विचारों की व्याख्या है करने से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक सत्ता की इस प्रणाली को, जिस नेहरू ने कभी बुर्जुआ यानी कि जो धनी वर्ग होता है बुर्जुआ कहा था, युद्ध के बाद के जो काल है उसमें उन्होंने कल्याणकारी राज्य की संज्ञा दी। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि सभी बुर्जुआ जो राज्य है यानी धनी राज्य है इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ में अगर देखें तो जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद के मूल अंतर विरोधों के समाधान के रूप में जो कल्याणकारी राज्य है उसकी धारणा को नेहरू एक प्रकार से नेहरू ने कहे थे। और साथ में अगर देखें तो 1958 में पूंजीवाद के अंतर्गत राजकीय नियमन के बारे में बोलते हुए नेहरू ने कहा कि गरीबों को आवास, डॉक्टरी सहायता, शिक्षा आदि देने के लिए जो धनिक है यानी कि जो धनी लोग होते हैं उनकी धन दौलत का उपयोग करते हुए साधनों का निश्चित पुनर्वितरण करता है, ठीक है। लेकिन यह हस्तक्षेप जो था उन्होंने जोर दिया और इस प्रणाली की मूल कठिनाई को हल नहीं करता है, जो कि एक प्रकार से खाई मतलब अमीर और गरीब के बीच में जो काफ़ी जो असमानता देखने को मिलती है उसको खाई यहाँ पे बोला गया है, उसको चौड़ा करती है, ठीक है। तो ये पूंजीवाद के संबंध में उनके द्वारा कुछ चीज़ें यहाँ पे बोली गई है।
इसके बाद हमको और चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे हम नेक्स्ट नंबर पर अगर देखें तो मार्क्सवाद हमको देखने को मिलता है। तो मार्क्सवाद के संबंध में अगर देखें तो नेहरू जी के विचार मुख्य रूप से उनकी जो पुस्तक थी, एक प्रकार से पुस्तक का नाम आप देख सकते हैं सोवियत रूस, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम था, मार्क्सवाद के संबंध में जो उन्होंने विचार दिए थे सोवियत रूस से मिलते हैं। उन्होंने सन 1927 में हम देखें तो 1927 की सोवियत रूस की यात्रा के बाद 1928 में ये लिखी थी। ये पुस्तक जो है सोवियत रूस उनके द्वारा लिखी गई थी 1928 में। मार्क्सवादी दर्शन है उसकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति के रूप में रूस में जो कुछ हुआ था उसे वे महान उपलब्धि मानते थे। उनका विचार था कि रूस के उदाहरण से जो है अनेक समस्याओं, मतलब बहुत सारी जो समस्याएं थी उन समस्याओं के समाधान में सहायता मिल सकती है जो तत्कालीन विश्व के सामने वर्तमान में उपस्थित थी, ठीक है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में यह भी स्पष्ट किया था कि साम्यवादी जीवन दर्शन से उन्हें आशा और सांत्वना मिली थी। नेहरू जी के अनुसार अगर देखें तो विश्व तथा समाज के जो ऐतिहासिक विकास है उसकी मार्क्स की धारणा बड़ी एक प्रकार से प्रेरक हुआ करती थी। तो ये जो है उनकी विचारधारा यहाँ देखने को मिलती है और खास करके सोवियत रूस जो पुस्तक थी उनमें ये देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है अराजकता, मतलब नेक्स्ट उनका जो विचार है अराजकता से संबंधित। तो देखिए राज्य की जो समस्या है उसके प्रति अधिक व्यापक अराजकतावादी दृष्टिकोण के बारे में भी जो गांधी जी के लिए इतना लाक्षणिक था, यही बात कही जा सकती है एक प्रकार से। तो नेहरू जी ने उससे लगभग अप्रभावित रहे वो, और उन पर अराजकतावादी जो प्रभाव है कुछ लक्षण शिक्षात्मक, ठीक है, मानवतावादी स्वरूप के थे, ना कि राजनीतिक स्वरूप के थे, ठीक है। तो जैकोबिन आतंक के संबंध में नेहरू ने 34 दशक में लिखा कि सत्ता पास के लोगों को भ्रष्ट करने का असाधारण तरीका है। मतलब सत्ता मतलब हम बोले तो पावर, ठीक है। जैसे कि हम बात करें 5th यूनिट की तो उसमें हम सत्ता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सत्ता के बारे में, शक्ति के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो उनके द्वारा बोला गया था कि जो सत्ता है या शक्ति है उसके पास सत्ता के पास लोगों को भ्रष्ट करने का असाधारण तरीका है। इसमें गांधी जी का एक प्रिय विचार भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, सत्ता लोगों को भ्रष्ट करती है, गांधी जी के द्वारा यह बोला गया था। इसके अलावा हम देखें तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं, नेक्स्ट उनका विचार था राष्ट्रवाद के संबंध में। तो राष्ट्रवाद के संबंध में देश को जिस स्थिति से निकालने का जो रास्ता नेहरू जी ने सुझाया था वह उन तरीकों की खोज में नहीं था जो कम से कम क्षत्रियों के, एक प्रकार से अगर देखें क्षत्रियों के साथ राष्ट्रीयकरण करना संभव बनाते हैं, बल्कि नई औद्योगिक शाखाओं या फिर हम बोले उन क्षेत्रों में राजकीय साधनों के निवेश में था जिनमें निजी पूंजी कम मुनाफे और धीमे प्रतिफल के कारण लगाई जाती थी, ठीक है। भारत में भारी उद्योग के निर्माण का आह्वान करते हुए नेहरू जी ने जोर दिया कि वह एक प्रकार से जो अपना उद्देश्य है सामान्यतः निजी पूंजी को आकर्षित नहीं करती है, बल्कि सिर्फ एक प्रकार से सरकार के कंधों पर ये जो है बोझ आ पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अधिकांश जो विद्यमान, मतलब वर्तमान में जो उद्यम है या जो बिजनेस है या जो भी स्टार्टअप वगैरह लगाए गए थे विद्यमान थे, उपलब्ध थे उस समय, तो उसके राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध एक और तर्क यह था कि उनमें से अधिकांश बहुत पुराने और पिछड़े हुए थे, ठीक है। 34 दशक की अगर बात करें तो उसमें नेहरू जी ने जो उद्यम थे उसके मालिकों को मुआवजा देने के समर्थक थे वो, एक प्रकार से। फिर लास्ट में हमको देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीयवाद के संबंध में नेहरू जी ने स्वयं कहा कि यदि इजारेदारी, एक प्रकार से जो भूमि व्यवस्था है इजारेदारी, उनकी स्थापना पर रोक लगा दिया गया होता तो निजी क्षेत्र के विस्तार के रास्ते में कोई बाधाएं नहीं आई होती, ठीक है। इससे भी बढ़कर उनका कहना था कि निजी क्षेत्र के विकास के लिए प्रोत्साहनों की आवश्यकता है। और साथ में अगर देखें तो हमको 1960 में नेहरू ने पूंजी से मिलने वाली जो आय है उस पर सीमा है अंकुश लगाने की अपनी अनिच्छा को निम्न रूप से उचित ठहराया। जैसे कि यदि जो उनके द्वारा कहा गया, यदि आप समाज के सारे आधार को पूर्णतः बदलने को तैयार नहीं हैं तो आपको काम करने के लिए लोगों के पास काफ़ी प्रोत्साहन रहने देना होगा, ठीक है। ये चीज़ उनके द्वारा कहा गई थी। तो ये हमने देखे विभिन्न प्रकार से, जैसे नेहरू जी की जो विचारधारा थी, दृष्टिकोण था, समाजवाद के संबंध में देखे हैं पूंजीवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद, इसके अलावा राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद, ये 6 प्रकार से हमने देखे यहाँ पे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं उनके संबंध में, जैसे अगर बात करें नेहरू जी का जनवाद, तो नेहरू जी का जनवाद से संबंधित हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए साथ में हम देखिए जनवाद, यानी कि जो जनवाद है उसके प्रति निष्ठा जो है नेहरू का एक प्रकार से मुख्य राजनीतिक सिद्धांत था, और भारत में जनवादी सामाजिक तथा राजनीतिक प्रणाली का निर्माण उनका एक मुख्य उद्देश्य रहा है। 1931 में हम देखें तो 1931 में जहाँ देखिए सरकार, नेहरू ने जो है सरकार के 2 स्वरूप या 2 रूपों की चर्चा की है। पहला तो है बल प्रयोग के द्वारा, दूसरा है पंचायती राज। अब बल प्रयोग का मतलब क्या है? बल प्रयोग का मतलब जैसे पुलिस व सेना के इस्तेमाल से जनता को आतंकित करके अपना हुक्म मनवाना, ठीक है। मतलब राज्य जो है या गवर्नमेंट एक ऐसी प्रकार की भी होती है
जो अपना हुक्म मनवाने के लिए पुलिस और सेना का इस्तेमाल करती है। दूसरी जो सरकार है वो इस प्रकार की होती है कि जिसमें लोग जो है एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं और बिना बल प्रयोग के एक प्रकार से पंचायती राज की स्थापना करते हैं। तो दो प्रकार की सरकार की यहाँ बात कही है, दो प्रकार की चर्चा की है इन्होंने सरकार के बारे में। ऐसी सरकार की जो एक प्रकार से देखें, ऐसी सरकार को सेना तथा पुलिस की सहायता की जरूरत नहीं होती है, जो पंचायती राज वाली होती है। और पहला रास्ता जिसे सत्तावादी रास्ता कहा जा सकता है, और यह है कि सरकार या तो देश में सत्ता अपने हाथों में रखने वाले तथा सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों का ग्रुप अपनी इच्छा जनता पर आरोपित करता है, मतलब पहला, और यह आरोपण व्यापक प्रचार के रूप में किया जाता है। और दूसरा रास्ता क्या है, जनवादी। जनवादी मतलब सभी आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर काम करे, जनवादी रास्ता इसको कहा गया है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ करने के लिए अगर देखें तो हम जो राजीकर्क है, जागृत करना, क्योंकि आपस में मतलब आखिरी में अगर देखें तो वे महसूस करते हैं कि यह आजकल नहीं तो भविष्य में उनके हित में होगा। एक प्रकार से मतलब वो बोलते थे कि अगर वर्तमान में इस प्रकार से बल प्रयोग करके अगर मनवाया जा रहा तो भविष्य में जो है इस प्रकार की व्यवस्था हमको देखने मिलती है। और यही हमको देखने को मिलता है 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत हमको पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है संविधान में। ठीक है, संशोधन करने के पश्चात कब हुआ था ये 73वां 74वां संविधान संशोधन? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना इसका, हमने पढ़ चुके हैं पॉलिटी के अंतर्गत पीछे के लेक्चर में। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है सरकार के दो स्वरूप के अंतर्गत। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हमको देखने को मिलती है, यानी कि जो नेहरू जी थे, नेहरू जी के जो विचार थे, राजनीतिक विचार, उनका भारत के या फिर नव भारत के या निर्माण में उनका क्या योगदान है, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ एक प्रकार से अगर देखें तो जो प्रश्न है ये वाला हम देखें तो यहाँ पे यह प्रश्न मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में स्वरूप और जो समाजवाद है उसके आदर्श के प्रति उसके संबंध की समझ से जुड़ा हुआ है। चौथे दशक में अगर देखें तो नेहरू को इस पर कोई संदेह नहीं था और उनका विचार था कि समाजवाद समाज के जीवन में एक स्थायी और महत्वपूर्ण कारक के रूप में, उत्पादन की एक पद्धति के रूप में निजी जो उद्यम है उसमें मतलब उसका जो है नकारता है या उसका इनकार करता है। साथ में 1936 की बात करें तो लॉर्ड लोथियन जो बाडेन बेलर थे, लोथियन बाडेन बेलर, उनको लिखा था नेहरू जी ने। संभवतः निजी पहल का एक बड़ा हिस्सा बताया जाता है। कुछ मामलों में सांस्कृतिक आदि में अगर देखें तो उस एक प्रकार से उसे बचाया जाना चाहिए, लेकिन अगर देखें तो उन सब मामलों में जो भौतिक अर्थ में महत्व रखते हैं उत्पादन तथा वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण अनिवार्य प्रतीत होता है। तो इनके द्वारा यहाँ पे कहा गया था। ठीक है, और इसकी मध्यवर्ती अवस्था भी हो सकती है, लेकिन यह मुश्किल से भी संभव है। दो अंतर्विरोधी जो है और विवादास्पद प्रक्रिया है साथ साथ चले, एक प्रकार से अगर चयन कर लिया जाना चाहिए और समाजवाद का जो उद्देश्य है रखने वाले जो व्यक्ति है उनके लिए केवल एक ही विकल्प हो सकता है। ठीक है, जैसे कि उनके द्वारा बोला गया था कि अगले जो वर्ष है उसमें समाजवाद पर उनके विचार बदल गए और उनमें जो है एक प्रकार से राष्ट्रीय सुधारवादी जो प्रवृत्तियाँ है उसमें सुदृढ़ीकरण ने एक प्रकार से कुछ जो बुर्जुआ वर्ग है, बुर्जुआ मतलब एक प्रकार से अगर देखें धनी लोग, उनको इस कथन में निजी क्षेत्र की उन्नति को नेहरू ने जो है समाजवाद के एक अभिन्न लक्षण के रूप में देखा है। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। और बहुत सारी चीज़ जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें कीनिया है, अफ्रीका है, समाजवाद पर श्वेत पत्र के लेखक एल.सी. सेंगर तथा एच. बुर्गिवा ने जो है समाजवाद की धारणा में मिश्रित अर्थव्यवस्था को शामिल किया, लेकिन नेहरू ने यह नहीं किया क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवाद की एक भिन्न समझ के साथ एक भिन्न समाजवादी राजनीतिक आधार पर भी जो है उत्पन्न हो सकती थी। ठीक है, नेहरू ने राष्ट्रीयकरण के लिए कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने निजी पूंजी को प्रोत्साहित किया तथा सहयोग व सामाजिक जो बैर भाव होते हैं उसके बीच में मेल मिलाप के माध्यम से वर्ग का जो अंतर्विरोध था उसका समाधान करने संबंधी जो भ्रम है उसको पोषित किया। तो भी अगर देखें तो उन्होंने चौथे दशक की अपनी इस आस्था को बनाए रखा कि अगर देखें समाजवाद सार्वजनिक स्वामित्व के प्रभुत्व और विजय का सूचक माना जाता है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है नेहरू जी के संबंध में। ठीक है, तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें नेहरू जी के संबंध में देखा है, फिर एक प्रकार से हम देखेंगे जो अगले पर्सन है उनके बारे में। तो देखिए हमने जो है आज राजनीतिक विचारक के बारे में पढ़ा है। पेपर 2 के अंतर्गत हमारे टॉपिक चल रहा है 4th यूनिट में पार्ट ए के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसके अंतर्गत हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री मतलब एक प्रकार से 2 कार्यकाल तक वो बने रहे। तो यहाँ कुछ उनका जो है परिचय के बारे में जाने हमने बेसिक जानकारी, फिर राजनीति में जवाहरलाल नेहरू संबंधित गांधी जी से मुलाकात, गांधी जी के अनुयायी के रूप में जेल यात्रा। इसके अलावा अगर देखें तो पूर्ण स्वराज की मांग, पहला चुनाव प्रचार देखें तो उन्हीं के बेस पर था पूरा, राज्य का पुनर्गठन, कुछ पुस्तकें देखें उनकी। इसके अलावा राजनीतिक जो विचारधारा है वो हमने देखे यहाँ पे।
साथ में हमने विचारधारा का विकास क्रम पहली, दूसरी और तीसरी, पहली मतलब राष्ट्रवाद, दूसरी मतलब वैज्ञानिक समाजवाद, तीसरी मतलब होता है राष्ट्रीय सुधारवाद, तीनों विकास क्रम हमने देखें। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे हमको जो है नेक्स्ट देखने को मिलता है उनके कुछ मतलब जो है बाकी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे विभिन्न जो विचारधारा उसके प्रति, जैसे समाजवाद है, पूंजीवाद है, मार्क्सवाद है, अराजकतावाद है, राष्ट्रवाद है, अंतर्राष्ट्रीयवाद। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर नेहरू का जनवाद हमको देखने मिलता है, जिसमें उन्होंने दो प्रकार के सरकार की वर्णन किया है, जैसे बल प्रयोग यानी कि पुलिस और सेना के माध्यम से, दूसरा है आपस में मिलजुल कर सब जो है आपसी यहाँ पे पंचायती राज की स्थापना करते हैं। तो दो प्रकार की सरकार की यहाँ स्थापना की। फिर नेक्स्ट हमने देखें नवनिर्माण या भारत के नवनिर्माण में राजनीतिक विचारधाराओं का क्या उपयोग है। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। देखिए हम जो नेक्स्ट पर्सन के बारे में पढ़ेंगे वो है भारत के या लौह पुरुष जिन्हें बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए। ठीक है, भारतीय राजनीतिक विचारक नेक्स्ट है, और अब सिर्फ दो राजनीतिक विचारक बचे हमारे, तो उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। तो देखिए आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो नए सिलेबस के अनुसार तो आपको जो है इस जो टेलीग्राम चैनल है इसको आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दी गई है, उत्तर लेखन जो ग्रुप है, उत्तर लेखन ग्रुप आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम नहीं है तो उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, उसमें आपको जो है प्रतिदिन के अनुसार उत्तर लेखन या मेंस का जो आंसर राइटिंग है उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है नए सिलेबस के अनुसार। तो आपके लिए काफ़ी फायदे की बात हो सकती है, आप उसमें तुरंत जुड़िए और उत्तर लेखन की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रयास होता है उसमें सभी लोगों के द्वारा, बहुत सारे लोग उसमें लिख रहे हैं। इसके अलावा आपको जो है वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, साथ में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको शेयर करने की जिम्मेदारी होना चाहिए। दूसरी चीज़, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके इसके पार्ट बन सकते हैं, काफ़ी उपयोगी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी चैनल के अंतर्गत। ठीक है, सारा जो एमपीपीएससी का कोर्स है वो कवर कराया जा रहा है यहाँ पे नए सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है, वो भी मतलब एक प्रकार से फ्री तो बोल नहीं सकते क्योंकि आपका डाटा लग रहा है, आपका समय लग रहा है, तो फ्री नहीं बोलेंगे। ठीक है, फ्री आपको भी नहीं बोलना है। देखिए आप ऐसा सोचिए कि आपको कुछ मतलब जो है कुछ पे करके आपको पढ़ाई हो रही, तो फ्री अगर सोचोगे तो आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे। तो इस प्रकार से आपको चलना है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, कुछ पूछना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।